Hello, good evening, students. Today we are going to cover two very important topics in chapter 5 Laws of Motion. The first topic we are going to cover is motion of a car on a circular road or a curved road. And number two topic that we are going to discuss in today's class is banking of road. Both the topics are potential topics, important topics. So let us first cover motion of a car on a circular road. Motion of a car on a circular road. Let us suppose a car of mass m is turning on a circular road of radius r with velocity v. The roughness of the road, or you can call the friction coefficient of the road and the tires, is r. So let us see the diagram. Here I am going to make a turn. This is the center of turn. From here I am assuming the radius of the road is r, radius of the turn is r. I am supposing this is a car of mass m which is turning on this road with velocity v. The roughness I have assumed mu. The mass of car is working vertically downward, that is mg, and against this road mass there are two reactions that we are going to find. These two reactions are working on inner wheel and outer wheel. I am assuming these two reactions as R1 and R2. R1 is the reaction on the inner wheel, R2 is the reaction on outer wheel. याद रखें, जब भी कोई कार टर्न करती है तो उसके जो वेट का शिफ्टिंग होता है वो इनर टायर्स की तरफ हो जाता है, इसलिए इनर टायर ज्यादा दबते हैं एज कंपेयर टू आउटर टायर. यानी मैं कह सकता हूं उसका वेट का कंपोनेंट इनर एंड आउटर टायर पर अलग अलग होता है. दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू अज्यूम द सिंगल रिएक्शन. अब हमें पता है कि ये टायर ज्यादा दबे हुए हैं, यानी दीज आर परचेजिंग मोर फ्रिक्शन फ्रॉम द रोड. तो इनका फ्रिक्शन मैंने F1 मान लिया. एंड आउटर टायर आर लीस्ट प्रेस्ड, ये कम दबे हुए हैं, सो दे आर परचेजिंग फ्रिक्शन F2 फ्रॉम द रोड. सो यहां से मैं कह सकता हूं R1 and R2 be normal reaction on inner and outer tire. Inner and outer tires F1 and F2 be the friction between the inner tires एंड आउटर टायर्स रिस्पेक्टिवली. यहां तक आपको समझ में आया होगा. एक बार फिर मैं बता देता हूं कि एक आर रेडियस के टर्न पर एक एम मास की कार वी स्पीड से टर्न कर रही है. हमने मान लिया रोड का रफनेस म्यू है, यानी रोड का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है. तो यहां से कार पर लगने वाले सारे फोर्सेस, सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक फोर्स यानी वेट ऑफ द कार, दैट इज वर्किंग वर्टिकली डाउनवर्ड. Against this force there are two types of normal reaction. One is on inner tires, that is R1, and other is on outer tire, that is R2. यहां पर मैंने इनकी लेंथ अलग अलग दिखाई है. R1 is shown by the greater arrow, इसका मतलब ये ज्यादा है, और R2 is shown by smaller arrow. Larger arrow indicates this reaction is larger and this is lesser. सो अंदर वाले टायर पर ज्यादा और बाहर वाले टायर पर कम रिएक्शन काम करता है. दोनों टायर का अलग अलग फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है. दोनों टायर की जो दबाव है रोड के साथ वो अलग अलग है. यानी इनर टायर पर फ्रिक्शन ज्यादा है यानी F1, और बाहर वाले टायर पर फ्रिक्शन कंपैरेटिवली कम है यानी F2. मैं यहां पर आपको एक चीज बता देता हूं कि अगर एक कार को आप लगातार एक ही डायरेक्शन में घुमाते रहे, सिर्फ एक ही तरह की रोड पर चलाते रहे. दिल्ली में जो दो तरह की बसेस होती है, एक रिंग रोड पर माइनस वाली चलती है, एक प्लस वाली चलती है, एक क्लॉकवाइज घूमती है, एक एंटी क्लॉकवाइज. तो जब एक ही डायरेक्शन में बस घूमेगी, अगर वो थ्रू आउट सारे के सारे रूट आपके हर रोज एक ही डायरेक्शन में करे, तो उसके अंदर वाले टायर जल्दी घिस जाते हैं एज कंपेयर टू आउटर टायर्स, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट. क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा होता है, यहाँ फ्रिक्शन कम होता है. दैट्स व्हाई ये टायर कम घिसते हैं, ये वाले टायर ज्यादा घिसते हैं. तो यहां से फ्रॉम फिगर हम देख लेते हैं. फ्रॉम फिगर
फिगर से मुझे क्या मिल रहा है, mg इज बैलेंस्ड बाई r1 प्लस r2, यानी r1 प्लस r2 दोनों मिलके बैलेंस करते हैं mg को, इक्वेशन 1। कोई भी मोशन सर्कुलर होगा, इसके लिए जरूरी है कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिले। सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से मिलेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड। टोटल फ्रिक्शन वर्किंग बिटवीन द टायर्स एंड द रोड, F1 plus F2 will be providing centripetal force। तो मैं कह सकता हूं centripetal force is provided by friction between the rod and the tires। एंड यहां से मैं कह सकता हूं फॉर सक्सेसफुल टर्निंग, अगर सक्सेसफुल टर्निंग की बात करें तो F1 plus F2 should be greater than or equal to mv square upon r। mv square upon r is called centripetal force। F1 plus F2 जब तक ये फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर या इससे बड़ा होगा, कार सक्सेसफुल घूम जाएगी। अगर ये फोर्स बड़ा हो गया और ये कम रह गया तो कार बाहर की तरफ स्किड करती है। आपने देखा होगा अगर आप ज्यादा स्पीड पर जाते हैं तो घूमना ऐसे था, कार ऐसे चली जाती है, ये आउटसाइड मोशन है, यानी स्किडिंग ऑफ द आउट ऑफ द टर्न होती है। तो याद रखें कि कार सक्सेसफुल तभी टर्न कर पाएगी जब F1 और F2 दोनों का जो कंबाइंड सम है दैट इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन mv स्क्वायर अपॉन r। लेट अस सी व्हाट इज फ्रिक्शन F1, दैट इज नथिंग बट म्यू r1। हमें पता है F इक्वल टू होता है म्यू r। सिमिलरली F2 इज व्हाट, म्यू r2, that will be greater than or equal to mv square upon r। और म्यू यहां से मैंने कॉमन लिया, r1 plus r2 is here should be greater than mv square upon r। but we know from equation 1 r1 plus r2 is nothing but equal to mg, weight of car। so I can say mu mg should be equal to or greater than mv square upon r। m cancel out m, so what remains, mu z equal to mu z is greater than or equal to v square upon r। centripetal acceleration provided for the circular motion on the car, yani we can say v square should be smaller than or equal to mu r g। we can say v square should be less than or equal to mu square r g। this is the condition for successful turning of a car on the road। But what will be the maximum speed at which a car can take a successful turn? v square या तो इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए और या फिर इसके बराबर, तो v की सबसे बड़ी वैल्यू इसके बराबर आएगी। तो हम कह सकते हैं फॉर मैक्सिमम स्पीड ऑन द टर्न, यानी v max square should be equal to mu rg। here mu is the friction coefficient and from here we can say v max equal to under root of mu rg। this is the factor which decides the speed of a car on a circular turn। हमें पता है रोड का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट एक प्लेस पर कांस्टेंट होता है, प्लेस की ग्रेविटी भी कांस्टेंट होती है, यानी वी कैन से v max is directly proportional to square root of r। यानी जितना रोड का रेडियस बड़ा होगा उतनी टर्निंग स्पीड ज्यादा होगी। दिस इज द रीजन यू आर नॉट एबल टू सी द शार्प टर्न्स ऑन द एक्सप्रेसवेज। जो भी एक्सप्रेसवेज है वो शार्प टर्न वाले नहीं होते, उनकी रेडियस काफी बड़ी बनाई जाती है, उनमें बहुत तेज मोड़ नहीं होते। अगर कहीं तेज मोड़ है तो वहां पर एक दूसरी कंडीशन होती है जो हम अभी अगले आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। तो यहां से ये हमारे पास कंडीशन फॉर सक्सेसफुल टर्निंग ऑन ए रोड एंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार ऑन ए रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेडियस। मींस लार्जर द रेडियस मोर विल बी द स्पीड। अगर आपने देखा है कि कोई बहुत शार्प टर्न है तो वहां आपको स्पीड बहुत घटानी पड़ती है, अदरवाइज आपका व्हीकल आउट ऑफ कंट्रोल होकर आउट ऑफ रोड चला जाता है। If the speed of vehicle exceeds Vmax, then the vehicle may go off the road, and hence to avoid this we need to provide extra centripetal force। That extra centripetal force is purchased from the road itself
by a process called banking of road. So what is banking of road? We are going to discuss next. The process of raising a rod on the outer side of sharp turns is called banking of rod. The angle by which rod is raised is called banking angle. Let us see. This is a sharp turn. This is the horizontal turn. The radius of turn I am going to assume is R, but rod is raised by a particular amount. So this is the amount by which rod is raised. I suppose it is H and it is the width W, width of the rod. So the angle, this is called banking angle. यानी यहां से मैं कह सकता हूं tan theta is nothing but H upon W. यही है हमारे पास banking angle. And banking H is what? Banking H equals to होगा W tan theta. तो ये पर्टिकुलर केस में रोड को जो उठाते हैं इसको हम इसकी बैंकिंग कहते हैं. What is the purpose of banking? Purpose of banking. Banking is done to get extra centripetal force from the rod so that the faster motion can be supported even on the sharper turns. जो टर्न बहुत शार्प है, जहां पर फास्ट मोशन नहीं हो सकता कार का, वहां पर फास्ट मोशन को सपोर्ट करने के लिए हम कार के लिए, व्हीकल के लिए एक एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स परचेज कर लेते फ्रॉम द रोड इटसेल्फ. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बैंकिंग. मोशन ऑफ ए कार on a banked road. Let a car of mass m is turning on a circular turn of radius r with velocity v. The roughness of road is mu and banking angle is theta. Let us make the diagram of the motion. I have supposed this is a circular turn of radius r. This is the center of road O, and here I am assuming this is the radius r. Let us suppose a car is turning on a banked road. I am supposing the mass of car is turning on the road with velocity v. Roughness of the road is mu. The basic force working on the car is mg. This time I am going to show the single force as a reaction. In the earlier example, we have proved that reaction is different on both the turns, but still, to show the preciseness of the diagram, I am going to show the single reaction. This is R. This is the total reaction working on the both tires. This is R. This angle is theta. The turning angle is theta. So by geometry, we can easily prove that this angle will be theta and this angle will also be theta. याद रखें, इस बार हम रिएक्शन के कंपोनेंट करेंगे, ना कि वेट के. तो ये एक रिएक्शन होगा. बेसिकली ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? हमें पता है सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज अलोंग पैरेलल टू द रेडियस और इन द डायरेक्शन ऑफ रेडियस अलोंग द रेडियस. तो यहां से रेडियस का जो डायरेक्शन है वो ये है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रेडियस. तो इस डायरेक्शन में मुझे एक कंपोनेंट चाहिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा कार को, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट जाएगा ऊपर साइड. अगर ये एंगल थीटा है तो बाय ज्योमेट्री आई कैन इजीली प्रूव दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा. ब्रेकिंग आर इनटू कंपोनेंट्स, यहां से एक कंपोनेंट आएगा आर कोस थीटा, दूसरा कंपोनेंट आर का मुझे मिलने वाला है आर साइन थीटा. अभी तक कार के ऊपर दो पॉसिबल फोर्सेस दिखाए, एक तीसरा पॉसिबल फोर्स और भी है जो कार पे काम कर रहे हैं, वो है फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड द रोड. टायर्स और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है दैट वर्क अलोंग द सरफेस, यानी ये होगा फ्रिक्शन एफ. अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी इजीली आई कैन प्रूव थीटा. और अगर मैं फ्रिक्शन के कंपोनेंट ब्रेक करूं तो एक कंपोनेंट फ्रिक्शन का नीचे की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा. तो जो कंपोनेंट इस तरफ आता है वो है कोस कंपोनेंट, क्योंकि इधर एंगल बना है फ्रिक्शन वाला. तो दिस इज गोइंग टू बी एफ कोस थीटा, और नीचे आने वाला कंपोनेंट है फ्रिक्शन का एफ साइन थीटा. तो दिस इज द डायग्राम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ये हमने बनाया
अब फ्रॉम फिगर हमें क्या मिल रहा है? फ्रॉम फिगर हमें पता है आर कोस थीटा इज बैलेंसिंग टू फोर्स एफ साइन थीटा एंड एम जी, तो आई कैन से आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ साइन थीटा. ऑल्सो which force is providing centripetal force? Centripetal force always work along the radius, and we see the two forces are working along the radius, that is r sin theta and f cos theta. So these two forces providing centripetal force, so I can say r sin theta and f cos theta provide centripetal force for successful turning. For successful turning of car, or I can say r sin theta plus f cos theta, these two either must be greater or equal to mv square upon r. mv square upon r के या तो बराबर हो या इसके इक्वल हो, तभी ये कार सक्सेसफुल टर्न कर सकती है. अब हम ऑप्टिमम स्पीड की बात कर लेते हैं, यानी मैक्सिमम स्पीड पर. सो एट ऑप्टिमम स्पीड, मैक्सिमम स्पीड पर क्या होगा? आई कैन से आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा शुड बी इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर. तो दिस इज द मैक्सिमम कंडीशन, और वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर. दिस इज आई एम गोइंग टू राइट इक्वेशन 1 and this is I am going to write equation 2 from 1 and 2. यहां पर मुझे एक चीज और करनी है, हमें पता है also f equals to होता है म्यू इंटू आर. तो अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, f को म्यू आर के टर्म्स में रिप्लेस करता हूं और ये दोनों टर्म एक तरफ ले आता हूं आर वाले, तो आई कैन से फ्रॉम 1 क्या होगा, मेरे पास होगा आर कोस थीटा प्लस म्यू आर साइन थीटा rather minus mu r sin theta is equal to mg. Equation 3rd I am going to write f sin theta को इस तरफ लाया, माइनस f sin theta हो जाएगा, और f को मैंने ब्रेक कर लिया म्यू r में. सिमिलरली इक्वेशन नंबर 2 को मैं क्या कह सकता हूं, इक्वेशन 2 के केस में r sin theta प्लस म्यू r cos theta इक्वल टू m v max स्क्वायर अपॉन आर. इसको इक्वेशन 4 का. इक्वेशन 3 और 4 में से मैं एक काम करता हूं, आर कोस थीटा कॉमन निकाल लेता हूं दोनों तरफ. आर कोस थीटा अगर मैं इक्वेशन 3 से कॉमन निकालता हूं तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस म्यू टेन थीटा. टेन थीटा क्यों? क्योंकि यहां पर कोस थीटा था, बाहर निकल गया, यहां पर कोस थीटा नहीं था. इसका मतलब मुझे ऊपर नीचे कोस थीटा की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. कोस थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा, ऊपर वाला cos थीटा तो बाहर निकल जाएगा along with r, बट sin थीटा अपॉन cos थीटा becomes tan थीटा. एंड यहां से मेरे पास आता है mg. इसको इक्वेशन नंबर 5 कहा. यहां से भी मैं r cos थीटा कॉमन निकालता हूं, r cos थीटा इज गोइंग टू बी कॉमन. देन यहां से क्योंकि r तो था लेकिन sin थीटा था, cos थीटा, तो इट हैज बिकम tan थीटा प्लस म्यू, एंड दैट इज इक्वल टू m v max स्क्वायर अपॉन r. इक्वेशन नंबर 6. डिवाइडिंग 6 बाई 5 मैं कर सकता हूं. इक्वेशन 6 को मैं अगर 5 से डिवाइड कर दूं तो व्हाट आई हैव, यहां से r cos थीटा से r cos थीटा कटेगा. आई कैन से tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा बिकम्स इक्वल टू एम वी मैक्स स्क्वायर अपॉन r और डिवाइडेड बाई एम जी. एम से एम कैंसिल होगा और मेरे पास बचेगा आर जी, बट वी मैक्स स्क्वायर भी मेरे पास है, तो यहां से मैं कह सकता हूं वी मैक्स स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू आर जी इंटू टेन थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा. ये आया मेरे पास वी मैक्स स्क्वायर. और अगर मैं वी मैक्स की बात करूं तो वी मैक्स बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी
tan theta plus mu divided by 1 minus mu tan theta. This is the maximum speed of a car on a bent road by an angle theta. This is the maximum speed of a car or a vehicle on a bent road by an angle theta. Here r is the radius of turn, g is the gravity of the place, theta is the banking angle and mu is the roughness. Now we are going to calculate the banking angle. आपने देखा होगा जब आप किसी रोड पर जाते हैं, स्पेशली हिली रोड्स पर, तो वहां पर लिखा होता है ऑप्टिमम स्पीड या मैक्सिमम स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये कैसे लिया जाता होगा या किसी पर्टिकुलर टर्न पर मुझे बताया जाता बीइंग एन इंजीनियर कि ये टर्न मुझे बनाना है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को सपोर्ट करने के लिए। तो कैसे मैं क्या इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं? जी नहीं, ये फॉर्मूला मेरे लिए तब काम करेगा जब रोड और टायर्स के बीच में इतना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट हो। बट ये अगर मैं नए टायर के केस में लेता हूं तो अलग अमाउंट होगा। जब ये टायर घिस जाएगा तो ये रोड से कम फ्रिक्शन लेना शुरू करेगा। इसका मतलब इस टाइम इस टायर का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट घट चुका होगा। सपोज करेंगे किसी दिन बारिश हो जाती है, रोड गीली है, उसमें मिट्टी पड़ी हुई है या कहीं किसी वजह से कोई लुब्रिकेंट गिर गया है, कोई ऑयल गिर गया है, तो रोड और टायर के बीच का फ्रिक्शन नील हो जाएगा। अब 7 टन पर आपने स्पीड लिखी है 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन तब लिखी थी जब फ्रिक्शन कोएफिशिएंट सपोज 0.5 था, बट आज तो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0 है। तो इसका मतलब आज तो स्पीड लिमिट घट जाएगी और ये 40 पे आ जाएगी या 50 पे आ जाएगी। हमने लिखा था 60 किलोमीटर पर आवर, जबकि स्पीड आज की है 50। तो अगर मैं 60 की स्पीड से टर्न को क्रॉस करूंगा तो मैं नीचे गहराई में गिर सकता हूं, ऑफ रोड जा सकता हूं। तो इससे बचने के लिए जब भी हम बैंकिंग करते हैं, बैंकिंग करते टाइम हम फ्रिक्शन को एब्सेंट मानते हैं, फ्रिक्शन को 0 कर लेते हैं। तो जब भी बैंकिंग एंगल कैलकुलेट किया जाता है दैट इज कैलकुलेटेड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन है वेल एंड गुड, बट अगर किसी वजह से पर्टिकुलर डे फ्रिक्शन 0 हो गया तब भी जो हमारी सेफ स्पीड लिमिट है दैट इज फॉलोड, वो कहीं रूल आउट ना हो जाए। सो इन केस ऑफ नो फ्रिक्शन, अगर रोड से फ्रिक्शन गायब हो जाए तो म्यू इक्वल्स टू 0, म्यू 0 होगा। और उस पर्टिकुलर केस में ये मेरा वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होएगा? आई कैन से वी मैक्स यानी मैक्सिमम स्पीड ऑन द टर्न विल बी गिवन बाय अंडर रूट ऑफ आर जी, टेन थीटा एज इट इज रहेगा, प्लस म्यू दैट हैज बिकम 0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू तो 0 था into tan theta. So the lower function becomes 0. This remains 1 only. This is 1. So we can say Vmax equal to under root of Rg tan theta. यही मेरे पास है मैक्सिमम स्पीड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ऑन द बैंक रोड एंड दैट इज कैलकुलेटेड इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन. सो हाउ टू कैलकुलेट द बैंकिंग एंगल? बैंकिंग एंगल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड, अगर दोनों साइड के स्क्वायर कर दूं तो मेरे पास आएगा tan थीटा इक्वल्स टू वी मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। आपको बताया जाता है बीइंग एन इंजीनियर कि आपको इस रोड से इतनी स्पीड से मैक्सिमम कार को पास करवाना है। सपोज आपको स्पीड लिमिट 60 किलोमीटर पर आवर की बताई है, तो 60 किलोमीटर पर आवर यानी वी मैक्स आपको मिल गया। आपको पता है इस पर्टिकुलर रोड का रेडियस कितना रखा गया है, कितना रेडियस हमारे पास अवेलेबल है और उस प्लेस की ग्रेविटी क्या है। इसको कैलकुलेट करते हुए रोड की बैंकिंग कैलकुलेट कर लेता हूं। अब ये तो बैंकिंग एंगल मैंने किया, अमाउंट ऑफ बैंकिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेट W बी द विड्थ ऑफ रोड एंड H बी द बैंकिंग, देन tan थीटा इज इक्वल टू H अपॉन W हमें पता है, और H इक्वल टू W tan थीटा, और I कैन से W इंटू वी मैक्स स्क्वायर अपॉन आर जी। यही एक कैलकुलेशन ऑफ बैंकिंग। बेसिकली बैंकिंग की अमाउंट हमें कहां चाहिए होती है? बीइंग एन इंजीनियर हम बताते हैं कितने डिग्री का एंगल हमें चाहिए होगा, कितने डिग्री पर रोड को बैंक करना है। बट जब हम अपने लेबरर्स से काम कराते हैं उनको एंगल की जानकारी नहीं होती, हम उनको बताना पड़ता है कि अगर ये टर्न इस साइड है 0 सेंटीमीटर लेवल पर है
तो दूसरे टर्न को मुझे 30 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर रेज करना पड़ेगा। तो कितनी अमाउंट ऑफ रेजिंग मुझे दूसरे टर्न पर करनी है, आउटर साइड करनी है, ये मुझे बताना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई नीड टू कैलकुलेट दिस अमाउंट, दिस इज कॉल्ड एच। अगर मैं कह दूं कि ये है एच और ये है मेरे पास डब्ल्यू यानी विड्थ ऑफ द रोड की चौड़ाई, और एच के हिसाब से मैं बैंकिंग एंगल कैलकुलेट करता हूं। सो दिस इज द एडवांटेज। वंस अगेन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ बैंकिंग? बैंकिंग इज डन टू गेट एक्स्ट्रा सेंट्रीपिटल फोर्स टू सपोर्ट द क्विकर मोशन। बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन ए टर्न ऑन ए कर्व्ड रोड। हमने देखा है कि जब कोई साइक्लिस्ट या कोई बाइकर किसी टर्न पर जाता है तो वो अपने आप को वर्टिकल से थोड़ा बेंड कर लेता है ऑन द इनर साइड ऑफ द टर्न के अंदर की तरफ, जिधर उसका रेडियस होता है, उसका सेंटर होता है, उस तरफ ही अपने आप को बेंड करता है। स्पेशली आपने देखा होगा सुपर बाइक की जो रेसिंग होती है उसमें देखा होगा बाइकर्स अपने आप को बहुत हद तक टर्न कर लेते हैं और वो अपने इनर वाले नी पर एक स्पेशल पैड पहन के रखते हैं, एक गार्ड पहन के रखते हैं, ताकि अगर उनका घुटना जमीन पर लगे तो वो इंजर्ड ना हो। तो ये क्यों होता है, लेट अस सी। Let a cyclist is turning on a curved road with velocity v. Let m be the combined mass of cyclist and cycle. And cyclist bend himself at an angle theta from the vertical. याद रखें कि साइक्लिस्ट इनिशियली ऐसे आ रहा था वर्टिकल, बट जब वो टर्न पर आता है अपने आप को वर्टिकल से थोड़ा झुका लेता है, बेंड कर लेता है ऑन द अदर साइड ऑफ टर्न। हमें पता है बेसिक फोर्स साइकिल और साइक्लिस्ट दोनों का जो कंबाइंड वेट है वो mg नीचे की तरफ काम करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। ये पॉइंट है जो रोड के साथ ये साइकिल का पहिया कनेक्टेड है, जिसने अपने आप को बेंड कर लिया, यानी इस पर नॉर्मल रिएक्शन हमें r मिलता है। ये मैंने r दिखाया। अब अगर मैं r के दो कंपोनेंट करूं, ब्रेकिंग r into two components, then there comes a horizontal component and here it comes the vertical component. ये वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो दिस एंगल इज अगेन गोइंग टू बी थीटा, और ये होगा मेरे पास r cos थीटा कंपोनेंट। यहां पर ये कंपोनेंट होगा मेरे पास r sin थीटा। हम देखते हैं कि साइक्लिस्ट को रेडियस ऑफ टर्न यानी r रेडियस का टर्न है, जिसका सेंटर मैंने O माना है, ये यहां पर है, और यहां से ये साइक्लिस्ट टर्न कर रहा है r रेडियस के टर्न पर। तो इस टर्न पर घूमने के लिए इसको सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय r sin थीटा, बट r cos थीटा इज बैलेंसिंग द वेट। सो फ्रॉम फिगर r cos थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1, and also r sin theta is providing the centripetal force, and we know centripetal force is given by mv square upon r, equation number 2, dividing 2 by 1। अगर इक्वेशन 2 को मैं 1 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आता है r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा, एंड दैट इज व्हाट mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। m कैंसिल आउट m, r कैंसिल आउट r, so what remains? tan theta, that is equal to v square upon rg। अगेन हम एंगल ऑफ बेंडिंग कैलकुलेट करते हैं, यानी एंगल ऑफ बेंडिंग कितना होगा, कितने डिग्री पर वो बेंड करेगा, दैट इज कैलकुलेटेड बाय थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg। हियर v इज द मैक्सिमम स्पीड ऑन द टर्न। इस टर्न पर जो मैक्सिमम स्पीड है वो हमारी v है, तो जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना थीटा बढ़ेगा, जितनी स्पीड कम होगी उतना थीटा कम होगा, जितना r बढ़ा होगा उतना थीटा कम होगा, बेंडिंग उतनी कम करनी पड़ेगी। तो बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट डिपेंड अपॉन द थ्री फैक्टर्स। फर्स्ट, the speed of the person, more the speed, more will be the bending. Number 2, on the radius of turn, more the radius, lesser will be the bending, and vice versa. And number 3, the place, gravity of the place, more gravity, less angle, and less gravity, more angle of bending. So this is all about the today's class, in which we have discussed about the motion of a car on a circular road, circular horizontal road, motion of a car on a circular banked road, and the bending of cyclists. This is all about, and this way the chapter laws of motion is ending. I hope you enjoyed this chapter. Thank you for watching. Have a good day.